हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपिक सॉल्यूशन। आज हम जो टॉपिक लाए हैं वो आपके लिए सेक्शन 179, 180, 181, 182 एंड केएमपीस अंडर कंपनीज एक्ट। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और मेनली प्रोविजंस, बहुत सारे क्वेश्चन, क्वेरीज एंड आंसर। लॉट मोर कमिंग इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले है सेक्शन 179। 179 बोलता है बोर्ड के पास क्या क्या पावर है। बोर्ड, जैसा कि हम जानते हैं, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द सुप्रीम मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नॉर्मली जो डिसीजन होते हैं वो तो मीटिंग के थ्रू होते हैं, बोर्ड मेंबर्स आपस में मिलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पर्सन आपस में मिलते हैं एंड जो भी डिसीजन है आपस में तय करके रेजोल्यूशन पास करते हैं। ओके, रेजोल्यूशन पास होता है, ऐसे ही बोर्ड मीटिंग होता है। बट यदि कुछ केस में बोर्ड मीटिंग पॉसिबल नहीं है तो आप रेजोल्यूशन और मैटर बहुत अर्जेंट है तो आप कैसे उस चीज को कैरी ऑन कर पाएंगे, उसके लिए प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में। आप सर्कुलर रेजोल्यूशन पास करके उस चीज को कर सकते हैं। ओके, बट कुछ केस में क्या होता है, बोर्ड की जो पावर है, आप कंपलसरी आपको मीटिंग में आना पड़ेगा। आप सर्कुलर रेजोल्यूशन पास करके काम नहीं चलेगा। कंपलसरी कंपनीज एक्ट में कुछ चीजें डिफाइंड है, कुछ एक्ट डिफाइंड है जिसके लिए कंपलसरी बोला गया है बोर्ड मीटिंग करिए। फर्स्ट पॉइंट उसमें बोलता है कि यदि बोर्ड को पैसे बोरो करने हैं, पैसे इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इशू करके, शेयर इशू करके या लोन लेके, कोई भी केस हो, यदि बोर्ड पैसे बोरो करना चाहता है तो उसको कंपलसरली बोर्ड मीटिंग करवाना होगा। यहाँ पर जो पैसे बोरो होंगे वो बेसिकली लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होने चाहिए। तो यदि आप कोई भी लोन फॉर्म रेज करना चाहते हैं तो कंपलसरी बोर्ड मीटिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग में रहना जरूरी है। तो ही अगर सहमति होती है तो ये काम फॉरवर्ड आगे बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट करना, यदि आपके पास फंड अवेलेबल है, आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी कंपनी या कहीं पर भी लोन ग्रांट करना चाहते हैं या सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी में गारंटी भी देना चाहेंगे तो आपको कंपलसरली बोर्ड मीटिंग के थ्रू इसको करना पड़ेगा। फिजिकल फॉर्म में डायरेक्टर का प्रेजेंस होना चाहिए मैक्सिमम। ओके, अप्रूव करना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट होने से पहले सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी क्रिएट होते हैं दैट इज गोइंग टू बी अप्रूव बाय द बोर्ड। तो बोर्ड अप्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन ये ऑडिट के लिए जाते हैं। तो यू हैव टू अप्रूव द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर फ्रॉम योर साइड। नेक्स्ट पॉइंट है बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड रिपोर्ट भी अप्रूव करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिस्कस करने के लिए बोर्ड रिपोर्ट की कंटेंट क्या होने चाहिए, मीटिंग में प्रेजेंट होना जरूरी है। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी, की मैनेजरियल, personal and internal auditor of the company and most important secretarial auditor of the company। इसके लिए भी आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। दिस पावर्स आर ऑल एक्सरसाइज बाय फिजिकल प्रेजेंस ऑफ बोर्ड ऑफ मेंबर्स इन द मीटिंग। ओके, क्या ये पावर हम डेलीगेट कर सकते हैं? क्या बोर्ड अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है? बिल्कुल, बोर्ड अपनी पावर, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हर बार हर चीज के लिए साथ में आना कभी कभी बड़ी कंपनीज में पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज दे हैव लार्ज अफेयर टू हैंडल इन द कंपनी। तो क्या ये पावर, बोर्ड की पावर डेलीगेट की जा सकती है? द आंसर इज यस, बोर्ड की पावर डेलीगेट की जा सकती है। तो किसको डेलीगेट करें? ऐसी कोई कमेटी ऑफ डायरेक्टर को डेलीगेट किया जा सकता है जिसमें मेंबर होंगे डायरेक्टर सी। ऐसी कोई कमेटी बनी हो जिसमें डायरेक्टर्स मेंबर हैं, लाइक नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, एनआरसी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं हम लोग, कंपनीज एक्ट के अंदर एनआरसी। ओके, तो वैसे टाइप की कमेटी को हम ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं। फिर सेकंड है एमडी ऑफ द कंपनी। एमडी ऑफ द कंपनी, एमडी ऑफ द कंपनी बोला है, बेसिकली यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। एमडी ऑफ द डिवीजन की बात नहीं। सपोज कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, दैट नॉट सिग्निफाइज कि वो एमडी का मतलब वो कंपनी का एमडी है। तो बेसिकली यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है, यहाँ पर टर्म यूज किया गया है एमडी ऑफ द कंपनी।
So that should be taken in same sense only. That should be MD of the company, not the MD of any of the division. Okay. Second, the principal officer of the company. Principal officer of the company को भी हम पावर डेलीगेट कर सकते हैं, बोर्ड की पावर. प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच ऑफ द कंपनी. ओके, ब्रांच ऑफिसर जो भी होगा उसको भी पावर डेलीगेट किया जा सकता है जो बोर्ड के पास है बेसिकली. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर. एग्जाम्पल सबसे पहला है, अ कंपनी डेलीगेटेड पावर टू प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच टू बोरो मनी फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रांच. क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? बिल्कुल. हमने अभी देखा फर्स्ट पॉइंट में, यदि कंपनी को बोरो करना है पैसा इन फॉर्म ऑफ लोन, तो बेसिकली क्या करना पड़ता है, कंपनी को बोर्ड मीटिंग कन्वे करनी पड़ती है. तो क्या ये चारों पावर्स जो ऊपर मेंशन थी, क्या ये चारों पावर्स बोर्ड डेलीगेट कर सकता है किसी को, पर्सन को? तो आंसर इज यस, बोर्ड कैन डेलीगेट दिस पावर, ओके, टू एनी ऑफ द पर्सन mentioned here or any of the committee of directors. Now, question number 1, whether delegation of the power company is required to form MJT 14. यदि कंपनी ने डेलीगेट कर दिया है पावर, सपोज प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी को. प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी मींस मेन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी का मेन ऑफिसर है, ना कि कोई डिवीजन या यूनिट या फिर अदर किसी चीज का. मेनली कंपनी का ऑफिसर होना चाहिए. ओके, प्रिंसिपल ऑफिसर. नाउ, क्या डेलीगेट किया जब हमने उसको पावर, तो क्या हमें MGT 14 भरना पड़ेगा? द आंसर इज यस. आपको उस समय जब आपने डेलीगेशन का रिजोल्यूशन पास किया इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, BOD मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास होगा, तब आपको MGT 14 इज रिक्वायर्ड टू बी 5. ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. इफ द पावर इज एक्सरसाइज बाय द डेजिग्नेटेड पर्सन, यदि पावर जिसको हमने दिया है उसने पावर एक्सरसाइज किया, देन MGT 14 इज रिक्वायर्ड टू फाइल एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पावर. जब वो पावर एक्सरसाइज करेगा तो क्या उस केस में MGT 14 फाइल करना पड़ेगा? द आंसर इज नो. आपको MGT 14 उस केस में फाइल नहीं करना पड़ेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेदर बोर्ड कैन डेलीगेट पावर टू इन्वेस्ट फंड. क्या बोर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड की पावर भी डेलीगेट कर सकता है, जो कि पॉइंट नंबर 2 में था. बेसिकली एक पॉइंट नंबर 1 था लोन एक्सेट्रा, बोरोड करने के लिए फंड. पॉइंट नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट था इन्वेस्ट फंड. क्या बोर्ड इन्वेस्टमेंट की पावर भी डेलीगेट कर सकता है? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड यूनिमैनस कंसेंट होना चाहिए सारे डायरेक्टर्स की जो मीटिंग में प्रेजेंट थे. यूनिमैनस कंसेंट मींस ऑल डायरेक्टर की कंसेंट. जो भी मीटिंग में आए थे सारे डायरेक्टर की यदि कंसेंट आपको मिल गई है तो इसको सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा सेक्शन 186 का. तो यस, यू कैन ऑल्सो डेलीगेट द पावर टू इन्वेस्ट फंड्स. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4, what will be the legal effect of borrowing made by the director without any authorization? Okay, यदि डायरेक्टर को हमने ऑथराइज नहीं किया था, डायरेक्टर ऑथराइज नहीं था कंपनी द्वारा, तभी भी वो यदि पैसा बोरो कर लेता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा उसको हमको देखना है. तो सबसे पहले लेंडर के लिए हम सोचते हैं जिसने पैसा दिया, लेंडर में टेक द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. ओके, लेंडर तो ये बोलेगा भाई ये तो आपका इंटरनल मैटर है कंपनी का, मुझे क्या पता किसको क्या ऑथराइजेशन है. डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आए और मुझसे लोन की डिमांड करी, कंपनी के लिए लोन चाहिए, उन्होंने बोला तो मैंने लोन दे दिया. अब ये इंटरनल मैनेजमेंट है, इसमें मैं क्या कैसे बताऊं कि उनको पावर थी कि नहीं थी. और एनफोर्स करवा सकता है कंपनी के अगेंस्ट कि आप मुझे पैसा दो, मैंने आपके डायरेक्टर को भरोसे में पैसा दिया, अब आप मुझे पैसा दो. ओके, तो यहां बोला गया क्या कंपनी पैसे देने के लिए लायबल होगी, भले ही उसने ऑथराइज नहीं किया था, कोई ऑथराइजेशन नहीं था उस डायरेक्टर को पैसे बोरो करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, तो क्या कंपनी लायबल है? तो यहां पर आंसर दिया गया यस, कंपनी विल बी लायबल इफ मनी इज यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. यदि वो पैसा ऐसा प्रूव हुआ वो पैसा कंपनी में यूज किया है, कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज किया गया है, तो कंपनी लायबल होगी. बट कॉन्ट्ररी अगर ले लेते हैं, ऐसा बाद में पता चला कि वो डायरेक्टर ने खुद अपनी जेब में डाल दिया, अपनी पॉकेट में डाल दिया, तब क्या होगा? तो डायरेक्टर इस केस में पर्सनली लायबल हो जाएगा उस चीज के लिए.
तो सिंपल सी बात है, पैसा जिसने यूज किया है, जिसने पैसा रखा है, वो पैसा पे करेगा। ओके, अब आते हैं सेक्शन 180 में। सेक्शन 180 बोलता है अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ बोर्ड, क्या बोर्ड की पावर जो दी गई है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? यस, बोर्ड की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, बाय BR एंड SR, बोर्ड रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, यहां दोनों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट पॉइंट यहां क्या बोलता है? सेल, लीज या डिस्पोज करना अंडरटेकिंग को। ओके, यदि ऐसा कोई काम कर रही है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें सेल का पॉइंट है या लीज देने का पॉइंट है या डिस्पोज करने का पॉइंट है, एसेट ऑफ द अंडरटेकिंग। डिस्पोज मींस ऑन अगेंस्ट ऑफ लोन, सिक्योर लोन्स के अगेंस्ट में डिस्पोजल का पॉइंट है अंडरटेकिंग का, ऐसी एसेट ऑफ द कंपनी, तो फिर यहां पर आपको शेयर होल्डर अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। अंडरटेकिंग का यहाँ क्या मतलब है? कौन से, मतलब कोई भी एसेट्स यदि मैं बेचूं या लीज पे दूं या डिस्पोज करूं तो मुझे शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी क्या? तो आंसर इज, कंपनी अगर इन्वेस्ट कर रही है 20% ऑफ द नेटवर्थ तो उसको जरूरत पड़ेगी, या वैसी यूनिट को वो डिस्पोज कर रही है, बेच रही है, जो कि 20% से ज्यादा उसका टोटल इनकम में भागीदार है, 20% या उससे ज्यादा। ओके, तब कंपनी को अप्रूवल लेनी पड़ेगी थ्रू शेयर होल्डर बाय पासिंग SR, स्पेशल रेजोल्यूशन। ओके, तो SR के लिए आपको सेक्शन 110 भी देखना पड़ेगा। यदि कंपनी पे पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल होता है तो SR पास होगा बाय पोस्टल बैलेट इफ सेक्शन 1110 अप्लाइज टू द कंपनी। अब बोर्ड की पावर पे रिस्ट्रिक्शन भी देख लेते हैं। बोरोड इन एक्सेस ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, मतलब टोटल लोन, मतलब प्रपोज लोन, यहां पर कौन सा? प्रपोज लोन, जो नया लोन आप लेना चाह रहे हैं, प्लस एग्जिस्टिंग लोन, दोनों लोन को यदि हम मिला दें साथ में और वो टोटल लोन एक्सीड कर जाए कंपनी का पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से, तो उस केस में लोन लेने से पहले आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ओके, यहां पर टेम्पररी लोन एक्सक्लूडेड है। यहां पर बेसिकली बोला कि लोन लेने से पहले आपको शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बट यदि लोन आपने ले लिया और शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं ली तो उस केस में क्या होगा? तो सेकंड केस में यह बोला गया, यदि बोर्ड चाहे, ओके, बोर्ड ने एक्सेस ले लिया है तो बोर्ड शेयर होल्डर की मीटिंग कन्वे करके उसको रेटिफाई करवा सकता है, शेयर होल्डर द्वारा उसको प्रमाणित करवा सकता है। तो यहां एट द डिस्क्रिएशन शेयर होल्डर की मर्जी पे है, शेयर होल्डर चाहे तो उसको रेटिफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज SR passed by the shareholder in the meeting must specify the total amount which can be borrowed by the board। अगर बोर्ड पहले से अप्रूवल लेता है, सपोज नॉर्मली तो एक्ट में बोला गया कि पहले से आप अप्रूवल लीजिए, ओके, यदि एक्सीड हो रहा है तो, और पहले से अप्रूवल यदि आप लेते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास होगा जिसमें शेयर होल्डर अप्रूव करेंगे आपको, उसमें शेयर होल्डर स्पेसिफाई करेंगे कि कितना अमाउंट बोर्ड बोरो कर सकता है। अमाउंट शुड बी स्पेसिफाइड। ओके, स्पेसिफाई द पावर ऑफ द बोर्ड, कितना अमाउंट एग्जैक्ट फिगर में इतना अमाउंट कैन बी बोरोड बाय द बोर्ड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, पॉइंट नंबर C, चार्ज का प्रोविजन भी आपको देखना पड़ेगा। यदि आप लोन ले रहे हैं तो एसेट पे जो भी चार्ज क्रिएट होगा तो चार्जेस की सेक्शन आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। देन लास्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड। आप डेट कैंसिल नहीं कर सकते ड्यू फ्रॉम द डायरेक्टर। यदि किसी डायरेक्टर ने कंपनी से लोन लेके रखा है तो आप उसका कर्ज जो कंपनी को लौटाएगा वो पैसा आप कैंसिल नहीं करा सकते अनलेस एंड अनटिल अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। ओके, बट ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता है, प्रोवाइडेड कंपनी हैज फाइल्ड एनुअल रिटर्न इन द टाइम। तो प्राइवेट कंपनीज पर ये वाला सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। अब आते हैं सेक्शन 181 में। ओके, 179 एंड 180 हमने देख लिया। 180 सेक्शन क्या बोलता है उसको देख लेते हैं। फर्स्टली ये समझना पड़ेगा, चैरिटेबल फंड का कंट्रीब्यूशन बोल रहा है, और 135 मोस्टली हम इसको CSR
और 181 को सेम समझ लेते हैं, बट प्रैक्टिकली दोनों अलग है। बिकॉज CSR कुछ सर्टेन कंपनीज, कुछ बिग कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है और सेक्शन 181 सारी की सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 181 इतना बोलता है कि यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है, यदि आप चैरिटी करना चाहते हैं आप कीजिए, चैरिटी बहुत अच्छी बात है, बट यदि वो चैरिटी आपके 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, टोटल चैरिटी इन द ईयर, यदि 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा हो गई है, ओके, टोटल चैरिटी यदि ज्यादा हो गई है, तो नई चैरिटी करने से पहले आपको SR पास करके शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। प्लस जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि यहां पर सिर्फ शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं है, यहां पर दोनों की अप्रूवल है, बोर्ड की भी पहले आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, देन आपको एक शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके SR पास करवाना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, ओके। और यहां पर जो कंट्रीब्यूशन है बेसिकली वो वॉलंटरी नेचर का है। वॉलंटरी नेचर मतलब कंपनी की इच्छा है चैरिटी करना तो वो कर सकती है, बट 135 में जो चैरिटेबल को जो कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी के टाइप का, वो एक्ट बोलता है कि आपको मिनिमम अमाउंट इतना करना पड़ेगा, ओके। तो दैट वाज द बेसिक डिफरेंस इन सेक्शन 135 एंड 181। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट topic of this slide or this video is the KMP, okay, key managerial personnel, also known as KMP in short form। short form में KMP नाम से भी जाना जाता है। तो every listed company, सारी listed company को और public company having paid up capital 10 करोड़ या ज्यादा, उसको अपॉइंट करना पड़ता है KMP। सारी listed company और public company जिसका paid up capital 10 CR से ज्यादा है या उससे ज्यादा है, 10 CR भी हो गया या उससे ज्यादा भी हो गया, तो आप पर KMP के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। और KMP जो अपॉइंट होता है बेसिकली 3 कैटेगरी में अपॉइंट होता है, ये मैंडेटरी है समझना, 3 कैटेगरी कंपलसरी आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं MD, CEO, मैनेजर। अगर ये नहीं है, तीनों नहीं है, तो होल टाइम डायरेक्टर भी आप अपॉइंट कर सकते हैं फर्स्ट कैटेगरी को फुलफिल करने के लिए। सेकेंड कैटेगरी में आता है CS, द कंपनी सेक्रेटरी, एंड थर्ड कैटेगरी में आता है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये तीनों कैटेगरी और नहीं है, एंड है, मतलब तीनों कैटेगरी फुलफिल होनी चाहिए कंपनी की, ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तीनों कैटेगरी एंड नहीं है मतलब और नहीं है, एंड है मतलब तीनों कैटेगरी आपको फुलफिल करनी है। फर्स्ट कैटेगरी में आप इधर MD या CEO या मैनेजर या कोई नहीं है तो फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी शुड बी CS, द कंपनी सेक्रेटरी, एंड थर्ड इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, द CFO, ओके। A person appointed as a KMP in one company cannot be appointed as KMP into the another company। एक पर्सन यदि किसी कंपनी में KMP अपॉइंट हो जाता है तो वो दूसरी कंपनी में KMP की डेजिग्नेशन नहीं ले सकता। बट यदि एक पर्सन किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होता है विद द परमिशन ऑफ द बोर्ड, विद द परमिशन ऑफ बोर्ड, ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वो दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, ओके। तो डायरेक्टर बनने में पाबंदी नहीं है, आप एक से अधिक कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, बट आप एक कंपनी में KMP हैं, KMP की पोजीशन होल्ड किया है आपने, एनी ऑफ द 3 कैटेगरी, तो आप दूसरी कंपनी में KMP की पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, ओके। यदि वैकेंसी हो जाती है कोई भी कारणों से तो बोर्ड फुलफिल करेगा उसको 6 मंथ के अंदर, ओके। एनी ऑफ द रीजन, यदि तीनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी या एनी ऑफ द कैटेगरी में साइमल्टेनियसली वैकेंसी क्रिएट होती है तो बोर्ड उसको 6 मंथ के अंदर फुलफिल करता है। अब देख लेते हैं अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर। सबसे पहले बोर्ड हैज टू रिफर्म देयर रेम्यूनरेशन उनका फॉर्म होना चाहिए थ्रू NRC कमिटी यदि एप्लीकेबल है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी यदि है कंपनी में तो उसका एक बार अप्रूवल ले लीजिए। आपको 3 फॉर्म बेसिकली फाइल करने हैं, DIR 12, MR1 एंड MGT 14 ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ KMP।
यदि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो इंटीमेट कीजिए स्टॉक एक्सचेंज को। रिकमेंडेशन लेटर जरूरी होना चाहिए एनआरसी का, ओके, यदि एनआरसी वाला पॉइंट आपकी कंपनी पर एप्लीकेबल है। रजिस्टर में एंट्री कीजिए केएमपी की, मैनेजरियल पर्सनल का एक अलग से रजिस्टर बनता है, उसमें इनकी एंट्री होनी चाहिए। रिलेवेंट डिस्क्लोजर जितने भी होते हैं फॉर्म एमबीपी 1 का जो फॉर्मेट है वो आप इनसे, जो भी केएमपी पर्सन एज अपॉइंट हो रहा है उससे फॉर्म एमबीपी 1 में रिक्वायर्ड डिटेल्स ले लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यदि साइन होता है तो वो करवाइए, या रिटर्न मेमोरेंडम आप साइन करवा के रखिए, अपने पास रखिए, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये पेपर को आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है, शुड बी केप्ट एट आरओ। फॉर्म आपको 30 डेज ऑफ द बीआर के अंदर फाइल करना है, बेसिकली डीआर 12 एंड एनजीटी 14, और 60 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट के केस में हम MR1 फाइल करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेदर इंडिविजुअल एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ डिवीजन वर्टिकल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। ये पॉइंट वैसे हमने डिस्कस किया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इसमें पॉइंट में। जैसे कोई पर्सन सीईओ है ऑफ प्रोडक्शन, ओके, या कोई पर्सन सीईओ है ऑफ सेल्स, क्या ये पर्सन सीईओ ऑफ द कंपनी हो गए दोनों? आंसर इज नो, they are the CEO of specific division, specific department. That not means, इसका मतलब ये नहीं है कि वो CEO कंपनी के CEO बन गए। एंड KMP का डेफिनेशन बोला है that should be the CEO of the company, not any function, division or vertical. Okay, so answer is our is the CEO of the company will be the KMP, not CEO by function will be the KMP. So CEO by division, by production या function या vertical does not fall with the definition of KMP. Now second question is the CEO of the company have to be on the board of the company? क्या CEO, अगर कंपनी का CEO है तो क्या उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी जगह मिलनी चाहिए? क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी वो फॉर्म पार्ट करेगा? ये डिपेंड करता है। नॉर्मली इसका आंसर नो है। अगर सीईओ डायरेक्टर नहीं है तो वो बीओडी का फॉर्म पार्ट नहीं करेगा। वो नॉर्मल केएमपी तो है, वो सीईओ ऑफ द कंपनी है, वो केएमपी है, बट जरूरी नहीं कि वो बीओडी का भी मेंबर रहे। तो केएमपी इज नॉट नेसेसरी कि वो बीओडी का पार्ट हो, मे और मे नॉट बी। यदि वो डायरेक्टर है तो बीओडी का पार्ट बन सकता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज वेदर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग कैन बी रिगार्डेड एज केएमपी। यदि कोई चेयरमैन है किसी मीटिंग का या बोर्ड का, ओके, कोई भी मीटिंग होती है, वेदर इट इज बोर्ड मीटिंग या शेयर होल्डर मीटिंग, देयर इज अ वन पर्सन अपॉइंटेड एज चेयरमैन। चेयरमैन होता है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करता है कि मीटिंग सही तरीके से हो रही है कि नहीं, उस चीज को कोऑर्डिनेट करता है। यदि कोई चेयरमैन है तो क्या उसको केएमपी रिकॉर्ड करना चाहिए? देखिए, चेयरमैन की जो पोजीशन है वो टेम्परेरी नेचर की होती है, वो सिर्फ मीटिंग तक होती है। मीटिंग के खत्म होने के बाद ये पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको केएमपी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा चेयरमैन ऑफ एनी मीटिंग और बोर्ड। ओके, मैनेजर कौन होता है? कैन देयर बी टू मैनेजर इन द कंपनी? अब यहां पर वही पॉइंट है कि मैनेजर ऑफ द डिवीजन, फंक्शन या वर्टिकल को हम केएमपी रिगार्ड नहीं करेंगे। मैनेजर मींस यहां पर मैनेजर ऑफ द कंपनी की बात कर रहे हैं हम। मैनेजर ऑफ द कंपनी इज द केएमपी ऑफ द कंपनी बिकॉज इट फॉल इन फर्स्ट कैटेगरी। ओके, मैनेजर कौन होता है उसको देख लेते हैं। मैनेजर वो व्यक्ति है जो कि फुल्ली कंट्रोल रखता है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से रिलेवेंट। ओके, फुल्ली कंट्रोल रहता है इसका मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में, फुल कंट्रोल रहता है पूरे मैनेजमेंट पे। सो इट कैन नॉट बी डिवीजन ऑफ द पावर। यदि 2 पर्सन हमने मैनेजर रख लिया तो एक पर्सन का तो फुल कंट्रोल है, सेकेंड पर्सन का क्या रहेगा? तो डिवीजन ऑफ पावर हो जाएगा। ओके, सो 2 मैनेजर एक कंपनी में पॉसिबल नहीं है। अगेन मैं इस पॉइंट को रिपीट करना चाहूंगा, यहां पर मैनेजर ऑफ द कंपनी की बात की जा रही है, नॉट अ मैनेजर ऑफ सम डिवीजन, वर्टिकल और फंक्शन। नाउ सम मोर क्वेश्चन, कैन कंपनी हैव 2 MD? क्या 2 मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं कंपनी के पास? ओके, एमडी की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर नीड नॉट टू हैव सब्सटैंशियल पावर ऑफ द मैनेजमेंट। एमडी के पास मैनेजमेंट की सब्सटैंशियल पावर नहीं होती, बेसिकली फुल कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट का। ओके, फुल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं होता एमडी के पास।
तो मोर ओवर एमडी में नॉट बी होल टाइम डायरेक्टर, सो कंपनी कैन हैव 2 एमडी। तो उस फुल कंट्रोल यदि नहीं है एमडी के पास, जो कि नॉर्मली नहीं होता, तो कंपनी के पास 2 एमडी हो सकते हैं। बट एमडी होल टाइम डायरेक्टर हो जाए, एमडी प्लस होल टाइम डायरेक्टर, वो पॉसिबल नहीं। ओके, कैन अ कंपनी हैव अ पर्सन एज मैनेजर एंड एमडी? क्या कंपनी की एक ही पर्सन को हम 2 डेजिग्नेशन दे सकते हैं, बीइंग अ मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड साइमल्टेनियसली एमडी ऑफ द कंपनी? बेसिकली इसका आंसर नो है। आप एक पर्सन तो हाफ कंट्रोल पे काम कर रहा है, सपोज मैनेजर को फुल कंट्रोल हम देते हैं और एमडी के पास साइमल्टेनियसली फुल कंट्रोल नहीं होता, तो ये आपस में डेजिग्नेशन वाइज कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैन अ पर्सन बीइंग सीईओ एंड एमडी ऑफ द कंपनी? देखिए, आपको 3 कैटेगरी में कंपनी का अपॉइंटमेंट करना है। 3 कैटेगरी मींस फर्स्ट इज एमडी ऑब्लिक, दैट इज द ऑब्लिक एमडी ऑब्लिक सीईओ ऑब्लिक मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर एज द केस में भी। सेकेंड कैटेगरी इज सीएस, थर्ड कैटेगरी इज सीएफओ। So the person cannot have CEO and MD of the company simultaneously. Okay? क्या कंपनी के पास 2 CEO हो सकते हैं? The answer is no. Same reason जो हमने मैनेजर के केस में दिया था। Can a person being WTD whole time director and CS of the company at the same time? Okay? क्या ऐसा हो सकता है कि हमने पर्सन को WTD अपॉइंट किया, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया, प्लस उसको CS भी अपॉइंट कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है? द आंसर इज नो। हमने डिस्कस किया है कि KMP की जो कैटेगरी सेक्शन में बताई है वो 3 कैटेगरी बताई है और तीनों कैटेगरी कंप्लायंस होने चाहिए। सो पर्सन एक्टिंग इन बोथ कैटेगरी इज नॉट पॉसिबल। सो कोई भी व्यक्ति यदि दोनों कैटेगरी में काम कर रहा है साइमल्टेनियसली, सो ये कंप्लायंस ऑफ द लॉ में नहीं आएगा। Okay, now moving on to the next question. Can a CFO oblique CS appointed as a CFO oblique CS in only one subsidiary or all subsidiary at the same time? क्या एक किसी सब्सिडरी में हम CFO सपोज होल्डिंग कंपनी में अपॉइंट हुआ है, वही CFO हम सब्सिडरी कंपनी में अपॉइंट करवाना चाह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कंप्लायंस है लॉ का? तो यहां बोला गया है नॉर्मली KMP होल्ड तो नहीं कर सकता एज अ पोजीशन ऑफ KMP इन मोर देन वन कंपनी। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, जानते हैं हम। एक कंपनी में यदि कोई KMP है तो दूसरी कंपनी में KMP का डेजिग्नेशन होल्ड नहीं कर सकते आप। बट यदि सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी बोला, यहाँ पे सब्सिडरीज कंपनी नहीं बोला, मतलब एक सब्सिडरी कंपनी में होल्ड आप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 203 के प्रोविजंस के अंडर नहीं फॉल होना चाहिए, मींस लिस्टेड नहीं होना चाहिए, या तो उसका पेड अप कैपिटल एंड एक्सेट्रा 10 CR से ज्यादा या उतना नहीं होना चाहिए, मींस 203 के अंदर वो फॉल नहीं करना चाहिए, तो आप एक सब्सिडरी में अपॉइंटमेंट हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Can a MD be appointed as a MD of one or more subsidiary company? क्या मैनेजिंग डायरेक्टर को हम दूसरी सब्सिडरी कंपनी में अपॉइंट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सब्सटेंशियल पावर नहीं होती, तो एक पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सेवरल कंपनी बन सकता है, प्रोवाइडेड सारे डायरेक्टर जो प्रेजेंट थे बोर्ड मीटिंग में, जिस कंपनी में वो पहले से MD है, उस कंपनी का उसने अप्रूवल ले लिया है कि मैं दूसरी कंपनी में भी एज ए MD एक्ट कर रहा हूं, तो क्या आप मुझे इसका अप्रूवल देते हैं? तो जो भी सारे डायरेक्टर प्रेजेंट थे, यदि उन्होंने अप्रूवल दिया है तो यस, ही कैन एक्ट एज ए MD। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि MD को रेजिग्नेशन देना है या फिर KMP को हटाना है, सपोज KMP को, तो क्या प्रोसेस करना चाहिए? बेसिकली यदि रिमूवल का है, हटाने का है KMP को, 2 फॉर्म फाइल्स होते हैं, MGT 14 एंड DIR 12, एंड स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन जाएगी, एक्सेट्रा प्रोविजन आपको कंप्लायंस करने पड़ेंगे। रेजिग्नेशन है तो DIR 12 आपको बेसिकली ये पॉइंट्स है, ये फॉर्म्स है MCA के रिस्पेक्ट में आपको ये 2, और रेजिग्नेशन के केस में DIR 12 फाइल करना है।
Okay, now this is the end of the video. This is a small disclaimer from my side. Okay, now वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे एक कमेंट बॉक्स है, उसमें आप जो भी आपके व्यूज हैं उसको शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।